अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, इकरारुल हसन ने पाकिस्तान में पिछले दिनों एक नई सियासी पार्टी की बुनियाद रखी है। पार्टी का परचम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिवील किया और अवाम राज पार्टी उन्होंने अपनी इस नई सियासी जमात को नाम दिया है। इकरारुल हसन का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान में सियासी जमातों में ख़ुद जमहूरियत नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी पार्टी की बुनियाद रखी है जो कि एक अदारे के तौर पर काम करेगी, जिसके बाद ही जमहूरी रवैये बदलेंगे, मुल्क में जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमतों में मुदाखलत को ख़त्म भी फिर इसी तरह किया जा सकेगा। बातें इकरारुल हसन की सारी ठीक हैं, लेकिन आज बात करेंगे कि मुल्क में जमहूरियत को चैलेंजेस क्या क्या हैं। सियासी जमातों के रवैये आज तक क्यों नहीं बदल रहे। सियासतदानों की तरफ से जमहूरियत के नारे तो लगाए जाते हैं, हर दौर में आप देख लें कि कोई ना कोई वज़ीर आज़म या सियासी लीडर या जिला वतनी काटता है या जेल में होता है, लेकिन फिर भी मुल्क में जमहूरियत बहाल क्यों नहीं हो पा रही आज तक। एक वज़ीर आज़म को इस मुल्क में फांसी पर चढ़ा दिया गया, 2 वज़ीर आज़म कत्ल कर दिए गए, लेकिन फिर भी मुल्क में जमहूरियत जो है वो हर गुज़रते दौर के बाद कमज़ोर आखिर क्यों होती जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि क्या हम अवाम जमहूरियत के जो नारे लगाते हैं, चाहते भी हैं कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम हो, लेकिन क्या हमारे अपने रवैये जमहूरियत में रहने वाले हैं या इसको कबूल करने वाले भी हैं? क्या हमारा मुआशरती ढांचा जमहूरियत पसंद है भी या नहीं? नाज़रीन, डेमोक्रेसी बेसिकली नाम है अवामी बालादस्ती का, लेकिन जमहूरियत को जो एलिमेंट कमज़ोर करते हैं वो क्या हैं, और हमारे इस मुल्क में वो हल्के या एलिमेंट इतने ताकतवर क्यों हैं जिनकी वजह से 80 साल से मुल्क में जमहूरियत आज़ाद नहीं हो सकी। सबसे पहला तबका है जी अशराफिया का, जिसमें वडेरे बिजनेसमैन, टाइकून्स और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह शामिल होते हैं, जिनके हाथ में आप कह लें कि पैसे का कंट्रोल होता है। जब ये लोग मुल्की सियासत में आ जाते हैं तो फिर फैसले इनके अपने मफादात में चले जाते हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है कहने को, यानी अवाम अपने हलकों से नुमाइंदे इलेक्ट करती है, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, और अब आप देखें कि मुल्क में 80 से 90% की आबादी तो गरीब है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि मुल्क के 90% वडेरे या इंडस्ट्रियलिस्ट पार्लियामेंट में हैं, तो ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम की तर्जुमानी कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जमहूरी निज़ाम में जब सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स ऐसे लोग बन जाते हैं तो फिर इनके रवैये भी जमहूरी नहीं रहते, जिसकी वजह से मुल्क में गरीब गरीब तर होता जाता है और अमीर अमीर तर होता जाता है, और मुल्क की मेजॉरिटी आबादी को अपने बुनियादी हकूक़ के लिए इनकी तरफ देखना ही पड़ता है। दूसरा तबका है जी मजहबी माइंडसेट का। हमारे मुल्क में बहुत सारी जमातें जो हैं वो मज़हब के नाम पर सियासत कर रही हैं, यानी आप कह लें कि मजहबी सेंटीमेंट को इस्तेमाल करते हुए भी लोग जो हैं वो इस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनते ही रहते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है जी पैसे के बलबूते पर सियासत का, जो हमारे इस निज़ाम में सबसे ज़्यादा है कि हमारा जमहूरी निज़ाम ही इतना महंगा है, कॉम्प्लेक्स है कि कोई मिडिल क्लास बंदा इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन सकता। एक आम पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। इसके अलावा जमहूरियत के फलने फूलने में बड़ी रुकावट कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी होती है। आप देखें कि ये मुस्तकिल तबका है जिसने मुल्क का निज़ाम चलाना है, जिसके हवाले मुल्क के अमूर हैं। जब ये देखते हैं कि मुल्क में कौन से तबके पावर में हैं, तो ये अपनी नौकरियां बचाने के लिए और निज़ाम के साथ चलने के लिए अपने रवैयों को भी तब्दील करते हैं, और सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए फिर मुल्क पर हुकूमत करने वाले तबकात को फैसिलिटेट भी करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा एलिमेंट है जी फौजी डिक्टेटरशिप का या मुदाखलत का, और फ़ौज को, अदलिया को जमहूरियत में इंटरफेयर करने का मौका तब मिलता है जब ये तमाम तबकात जिनका मैंने पहले ऊपर जिक्र किया वो मुल्की जमहूरी निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं, और फिर मुल्क में ये हुकूमत करने वाला तबका इन तमाम चीज़ों में जब जकड़ा होता है तो फिर पावर शेयरिंग के नाम पर इन इदारों को या इनमें बैठे हुए ख़ास लोग जिनके पास फ़ैसलों का इख्तियार होता है, इन्हें लामतनाही पावर्स भी दे दी जाती हैं, या आप कह लें कि इक़्तिदार में आने के लिए इन इदारों को इस्तेमाल किया जाता है, या कभी कोई सियासतदान ख़ुद भी इन इदारों के इस्तेमाल में आ जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम अवाम भी जमहूरियत चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अवाम जमहूरियत चाहती है, लेकिन अवाम एक ऐसे सिस्टम में लॉक हो चुकी है जिससे निकलना भी आसान नहीं है, जिसकी वजह से एक मखसूस तबका हमेशा से पाकिस्तान में सियासत करता आ रहा है। पाकिस्तान में गरीब आदमी आज भी सिर्फ नाली, गली, थाना और कचहरी के बुनियादी मसाइल के नाम पर वोट देता है, जो कि लोकल गवर्नमेंट के काम है। और पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का ढांचा जो है वो आज भी बहाल भी इसी वजह से नहीं हो सका क्योंकि नाली गली को बनवाने का कंट्रोल क्योंकि सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत के पास है, और हुकूमत में क्योंकि यही अशराफिया बैठे हैं, इसलिए अवाम की मजबूरी है
کہ وہ ان کو ووٹ دیں، اور اسی وجہ سے بھی آج الیکشن میں اگر کوئی عام آدمی کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات ہی یہی کی جاتی ہے کہ اس کا تو اپنا مسئلہ نہیں حل ہوا آج تک، یہ ہمارا مسئلہ کیا حل کروائے گا۔ یہ ایک عام رائے ہے پاکستان میں۔ دوسرا جی، پاکستان میں آج بھی برادری کے نام پر ووٹ ڈالا جاتا ہے، جو کہ اہم اور بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پھر کمزور طبقات کو کہیں نہ کہیں سسٹم کا حصہ بھی بننا پڑتا ہے اور وڈیروں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور چھوٹے موٹے آپ کہہ لیں کہ تھانے اور کچہری کے مسائل پر رشوت اور سفارش کا کلچر بھی آج تک اسی لیے قائم ہے کہ علاقے کے وڈیرے یا ایم پی ایم این ایز کے ایک فون کال کے اوپر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جی پارٹیوں میں جمہوریت کی، تو وہاں موروثیت ہے، نسل در نسل پارٹیوں کی سربراہی ایک ہی خاندان کے پاس رہتی ہے، یا پھر پارٹی کا مطلب ہے کہ صرف ایک انسان کی آواز پر لبیک کہنا۔ اچھا، اور ان چیزوں کی بھی وجوہات کہیں نہ کہیں پارٹیوں میں شامل جو دیگر لوگ ہیں، کیونکہ وہ بھی وڈیرے ہیں، وہ بھی پاورفل لوگ ہیں، وہی اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں وجہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی جمہوریت نہیں چاہتے۔ ہر دور میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی وزیر اعظم یا سیاسی لیڈر یا جلا وطنی کاٹتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ملک میں جمہوریت بحال کیوں نہیں ہو پا رہی آج تک۔ لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ کیا ہم عوام جمہوریت کے جو نعرے لگاتے ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ ملک میں جمہوری نظام ہو، لیکن کیا ہمارے اپنے رویے جمہوریت میں رہنے والے ہیں یا اس کو قبول کرنے والے بھی ہیں؟ آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی میں اگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر یا ان کے بیٹے بلاول چیئرمین آج نہ بنتے تو شاید پارٹی کا وجود ہی باقی نہ رہتا، کیونکہ تمام پارٹیاں یا تو وڈیروں کی ہیں یا طاقتور لوگوں کی ہیں۔ تو پارٹیوں میں جمہوریت تب ہوگی جب پارٹیوں میں نمائندگی بھی ہر طبقے کی ہوگی۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جب پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو نون لیگ میں سے کاف لیگ بن گئی، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے مزاحمت کی تو پھر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، اور اب ان کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس خلا کو پر کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کو الزام تو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ قصوروار ہمارا سیاسی نظام ہے، جو کہ جیلیں اور جلا وطنیوں کے باوجود بھی پھر آج اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ اب سوال جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس صورتحال میں ملک میں جمہوریت کا قیام ممکن ہے بھی یا نہیں؟ تو یہ بڑا آسان سوال ہے، لیکن اس کا حل بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ اس کا حل سیاسی جدوجہد ہے۔ ایک ایسی پارٹی کا قیام بھی ہو سکتا ہے جس میں ہر طبقے کی نمائندگی ہو، وہ بغیر اقتدار کی لالچ کے ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے کام کرے۔ یہ سفر مشکل اور کٹھن ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، لیکن سیاسی جدوجہد ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ آپ اقرار الحسن کی پارٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور اگر اقرار الحسن کی پارٹی سے آپ کی کوئی توقعات بھی ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا، اور آپ کے خیال میں ایک آئیڈیل پاکستان میں سیاسی جماعت کون سی ہو سکتی ہے یا کیسی ہو سکتی ہے، یا اگر کوئی موجود بھی ہے آپ کے خیال میں تو اس کا نام بھی ضرور بتائیے گا۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔